हम प्रारब्ध चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म चेंज कर सकते। पितृदोष क्या होता है? कैसे जानते हैं कि किसको पितृदोष है? पितरों की जो अतृप्त इच्छाएं होती हैं वो आपके डीएनए में ट्रांसफर होती है। आपको सोने से पहले ग्रैटिट्यूड दिखाइए कि मेरी लाइफ में कितने लोगों की ब्लेसिंग्स है। नमस्कार, क्वांटम डिजिटल के इस पॉडकास्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट चिन्मय झा। दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान जानता भी है और जो नहीं भी जानता। बहुत सारी बातें भविष्य के गर्त में छुपी होती हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसी परंपराएं रही हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हमारे ऋषि मुनि भी अपने ज्ञान और अपनी शक्ति के बल पर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों बता सकते थे। इसको उस समय ज्योतिषी आधार के तौर पर जाना जाता था। इसको हम ज्योतिषी ज्ञान कहते थे। आज बहुत सारी ज्योतिषी बातें होती हैं हमारे देश में, हमारे समय में, हमारे खुद की अपनी इंसानों की ज़िंदगी में भी क्या चल रहा है, इसको हम ज्योतिष की तरह हम समझ करके हम उसे ये बता सकते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा भूतपूर्व क्या, हमारा भूत कैसा था, वर्तमान कैसा है और भविष्य भी क्या होगा। तो इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर के साथ जिनका मैंने सुना था कि प्रिडिक्शंस बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने कभी नहीं कराया, लेकिन हाँ, जो उनके क्लाइंट के रिव्यूज़ जो मैंने देखे हैं उनके हिसाब से उनका प्रिडिक्शंस बहुत अच्छा है, उनके रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। उनके क्लाइंट के जो रिव्यूज़ थे वो भी मैंने बहुत अच्छे पढ़े हैं। तो चलिए मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत करता हूँ और अपने स्टेज में मैं बुलाना चाहता हूँ एस्ट्रो श्रुति झा को। बहुत सुना था आपके बारे में, बहुत रिव्यूज़ पढ़े, गूगल के आपके क्लाइंट्स के रिव्यूज़ पढ़े कि आपसे एक बार मिलूं और समझूं कि ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है। तो इस पॉडकास्ट की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मेरी जानने की ये इच्छा है कि आपके मन में ज्योतिषी बनने का सपना पहले से था या कैसी थी आपकी जर्नी जो आप इस मुकाम पे आए? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो में आमंत्रित करने के लिए, और मैं बिल्कुल तुच्छ हूँ इस जानकारी देने में। बहुत अल्पमति से जितना मैं आपको बता पाऊँगी मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़रूर बता पाऊँ। आपके व्यूअर्स को जो भी जानकारी दे सकती हूँ मेरे माध्यम से मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। मुझे ये एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी जो है ये मेरी बड़ी विचित्र रही है। यदि आप कहेंगे तो मैं एक टेक्निकल ग्रेजुएट हूँ और मास्टर्स भी टेक्निकल है। बावजूद उसके मैं कुछ समय पहले तक रिसर्च पेपर लिख रही थी और आज जो है मैं एस्ट्रोलॉजी का काम कर रही हूँ। तो ये बड़ी विचित्र जर्नी जो मेरी है, इसकी शुरुआत मेरे घर से ही हुई है। मेरे जो पिताजी हैं श्री विद्यानंद झा जी, वो काफ़ी जो बचपन से ही जो है जिज्ञासु रहे, और उनके जो बड़े भाई यानी मेरे ताऊ जी श्री सच्चिदानंद झा जी, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद से दोनों भाइयों ने जो है ज्योतिषी जर्नी आरंभ की, बिल्कुल बिना ज्ञान के। उनके कोई भी ऐसा कोई शिक्षक नहीं था जो उनको ज्ञान दे सके। दोनों ने एक स्व अर्जित ज्ञान अर्जित किया, और आज भी मेरे पिताजी जो कहते हैं कि मैं एक लर्नर हूँ और मैं अभी भी सीख रहा हूँ, वो अभी भी अपने ज्ञान से संतुष्ट नहीं है। तो मेरे जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो हमेशा से आध्यात्मिक रही है। तो मेरा विश्वास जो है, बीइंग अ साइंस ग्रेजुएट, टेक्निकल ग्रेजुएट, तो मुझे हमेशा से ये था कि ये ज्योतिष जो है ये मेरे लिए एक संशय का काम करता था। मैंने खुद में 4th-5th क्लास में जब मैं थी तो मैंने एक संशय ज्योतिष नाम की एक कहानी लिखी थी। अच्छा। तो उसमें ये बताया था कि शनि जो है, उनका वलय जो है वो इतना सुंदर है, बावजूद उसके लोग उन पे आरोप लगाते हैं कि शनि के कारण मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। तो मेरी जर्नी वहाँ से लेके आज जो है मैं ज्योतिष पे इतना विश्वास करती हूँ, वहाँ तक शुरू हुई। तो मैंने साइंस और ज्योतिष दोनों को साथ रख के, दोनों के बीच सामंजस्य बना के मैं आज जो भी कर रही हूँ वो उसके कारण। ज्योतिष शास्त्र का आम लोगों के जीवन में क्या असर पड़ता है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में सबसे बड़ी मिथ ये है कि लोग इसे समझते हैं कि एक प्रेडिक्टिव टूल है, मीन्स आपका सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए ये यूज़ होता है। पर रियलिटी ये है कि ज्योतिष जो है कभी ये क्लेम नहीं करता कि 100% जो भी बोला जा रहा है वो चीज़ें होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है आपके कर्म पे निर्भर करती है। जैसे उदाहरण के लिए आपके माता पिता आप लाइफ में कभी चेंज नहीं कर सकते, आपके भाई बहन आप चेंज नहीं कर सकते, आपके जो संतान है वो संतान ही रहेगी। तो ये क्या है, ये आपके प्रारब्ध से
आए हुए हैं। और जो हम बात करते हैं, जो कर्म कर रहे हैं, जो आज हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, या हम क्या जॉब कर रहे हैं, या हमको हमारी जो है इच्छा शक्ति या महत्वाकांक्षा क्या है, ये हमारी जो है ये हमारे कर्म पे निर्भर करती है। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? हम माता पिता चेंज नहीं करते, मतलब हम प्रारब्ध चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म चेंज कर सकते हैं, और कर्म से ही भाग्य निर्मित होता है। तो कर्म और भाग्य दोनों का जो मिश्रण है वो आपका ज्योतिष है, मतलब प्रारब्ध, आपका वर्तमान और आपका भविष्य, इसका मिश्रण जो है ये आपका ज्योतिष है। लेकिन भविष्य तभी बनेगा जब आपका प्रारब्ध और वर्तमान सही हो। कहते हैं कि जो भगवान हमारे भाग्य में जो लिख के भेजा है वो होता है, तो क्या यदि हम अपना कर्म सुधारें तो जो भगवान ने जो भाग्य में लिख के भेजा क्या वो भी चेंज हो सकता है? देखिए, मैंने वही कहा कि आप प्रारब्ध जो है आप भोगने ही आए, कुछ चीजें आपको भोगनी ही है, लेकिन जो आप बदल सकते हैं वो आपके कर्म है। तो ये भाग्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये ईश्वरीय इच्छा पे और आपके पुण्य संचित कर्मों के हिसाब से उसकी व्याख्या की जा सकती है। तो जैसे हम ज्योतिष में देखेंगे कि आपका जैसे पंचम भाव है, पंचम भाव आपके पुण्य संचित कर्म का भी है, और यही भाव जो है आपके संतान को भी रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे आप देखेंगे कि नवम भाव जो आपका भाग्य है वही आपके पिता का भी है। तो आप ये पाएंगे कि जो आपका भाग्य है वो आपका पास्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो फ्यूचर है वो आपका फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन चीजें हमेशा साथ चलती है। इसको समझने के लिए, मतलब भाग्य को करने के लिए, फलीभूत करने के लिए कर्म की आवश्यकता, मतलब मन क्रम वचन से यदि आप किसी काम में को करेंगे तो जरूर आपका भाग्य परिवर्तन है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डर रहता है कि जब उनकी जीवन में शनि की 7.5 या अढ़ैया आता है तो उन्हें बहुत तकलीफ देता है। कितना सत्य है ये बात? देखिए, ये जो होता है, पहले मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहूँगी कि जो शनि महाराज हैं उनके लिए बहुत सारी दंत कथाएं मतलब प्रचलित हैं कि ऐसा होता है कि शनि जो है 7.5 में पूरा बर्बाद कर देते हैं। मतलब बहुत सारी आपको ये जानकारी इधर उधर मिल जाएंगी, लेकिन जो शनि की आप यदि कहानी समझेंगे या किसी भी ग्रह की कहानी, पौराणिक कथा समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि ग्रह कैसे रिएक्ट करता है, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे शनि को सूर्य पुत्र कहा जाता है, तो सूर्य की जो का विवाह जो है संज्ञा नाम की संज्ञा से हुआ, तो उनके जो है यम और यमुना दो, एक पुत्री थे। इसके बाद क्या हुआ कि संज्ञा जो है वो सूर्य का ताप सहन नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी छाया को सूर्य की सेवा में लगा दिया। तो उस छाया के जो पुत्र हुए वो शनि हुए। जब सूर्य जो है शनि को देखे तो बोले कि ये काला जो है ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, तो उन्होंने छाया को जो है ब्लेम किया। तो माँ का ये अपमान देख के शनि बहुत कुपित हुए, उन्होंने सूर्य को ही श्राप दे दिया कि आप जिसको देखेंगे नष्ट हो जाएगा। अच्छा, अब शनि का नेचर समझे, जो अपने पिता को श्राप दे सकता है, मतलब उसके बाद जो है न्याय पाने के लिए वो शिव पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, उसके बाद भगवान शिव उनको आशीर्वाद देते हैं, तुम दंडाधिकारी बनोगे। यम जो है दंडाधिकारी है, लेकिन वो आपके इस पृथ्वी लोक से जाने के बाद के, लेकिन यहाँ शनि जो है दंडाधिकारी आपके कर्म भूमि में ही, तो आप जैसा कर्म करेंगे आपको फल वही मिलेगा। अब देखिए, बात यह है कि जब 7.5 लगती है तो 7.5 कब लगती है? जब जन्म राशि से शनि की जो दूरी है अगले भाव में, मतलब चौथे भाव में और 8वें भाव में हो तो यहाँ पे ढैया लगती है। और शनि जैसे अभी उदाहरण के तौर पे मीन राशि में है, तो मीन राशि से नेक्स्ट भाव जो पड़ता है वो मेष राशि है, और उसका पिछला भाव जो है वो है कुंभ राशि। तो अभी मेष राशि और कुंभ राशि की 7.5 चल रही है, मतलब जिनकी भी जन्म राशि मेष राशि होगी और जिनकी भी जन्म राशि कुंभ राशि होगी उनकी अभी 7.5 चल रही है, और जिनकी सिंह राशि है और धनु राशि है उनकी अभी ढैया चल रही है। अब यहाँ पे चीजें ये हो रही है कि यदि आपका चंद्रमा कमजोर है, आपका मन कमजोर है, तो आप जो है शनि के दंड को सहन नहीं कर पाए। लेकिन यदि आपका मन जो है वो सात्विक है और मन क्रम वचन से आप शुद्ध हैं, अच्छा आचरण कर रहे हैं, क्योंकि शनि, देखिए शनि की कथा से हमको पता चलता है कि पिता को भी दंडित कर सकते हैं, तो उनके पास वो अधिकार है, लेकिन बावजूद उसके शनि उनकी ही रक्षा करते हैं जो पिता का सम्मान करता है, माता का सम्मान करता है, बुजुर्गों का सम्मान करता है, दीन दुखी की सेवा करता है, जो अपने काम में डिसिप्लिन रहता है, शनि उनको रेगुलेट करते हैं। शनि एक्चुअली चाहते हैं कि आप बाउंड्री तोड़े, शनि कभी भी ये नहीं चाहते कि आप जो है
बाउंड्री का मतलब ये होता है कि आपको शनि स्टक कर देंगे कि डेली रूटीन के काम में, या वही काम आप कर रहे हैं लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आप कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो शनि वो बाउंड्री क्रिएट करते हैं। जिस दिन आप उस बाउंड्री को क्रॉस किए तो शनि आपको बिल्कुल आशीर्वाद देंगे। यहाँ पे होता ये है, लोग जो है डरने लग जाते हैं कि मुझे ढैया है चल रही है, मुझे शनि। अब जस्ट कि शनि जो है हमारी कुंडली में यदि शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, यदि सपोज मान लिया कि अष्टम भाव में है, तो वो पैरों से संबंधित पीड़ा जरूर देंगे। तो पैरों से संबंधित पीड़ा का अर्थ ये है कि भाई आपको काम करना है, आपको सिर्फ वो दर्द का बहाना करके बैठना नहीं है, आपको अपने लिए काम करना है। शनि अपने लिए काम करवाना चाहते हैं। शनि यदि चौथे स्थान में बैठ गए तो आपको हृदय संबंधित रोग देंगे ही, श्वास संबंधी रोग देंगे ही। तो वो श्वास संबंधी मतलब आप प्राणायाम कीजिए, अपने लिए काम कीजिए, तो जीवन जो है आप जितना कर्म के ऊपर जाएंगे उतना आपको शनि अच्छा है। मेरा तो अभी धनु राशि है, आपने बोला कि अड़ैया चल रहा है धनु वालों का। जी हाँ बिल्कुल। तो क्या हो सकता है मेरे साथ? देखिए ये डिपेंड करता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शनि बहुत अच्छा है। मेरे शनि का शायद पीरियड ऐसा मैं सुना हूं कि शायद निकल चुका है या चल रहा है, अभी तक किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। शनि ने मुझे दिया है। जगह अपना बैकग्राउंड चेक कीजिए। हाँ। कि आप जो है आप दिन दुखी की मदद किए हैं, मंदिर आप रेगुलर होंगे, मतलब मैं आपको तो मैं नहीं मतलब आपका दैनिक जीवन तो नहीं जानती, लेकिन आप दैनिक जीवन में नियमित होंगे। आपके पितरों का आशीर्वाद होगा, क्योंकि 7.5 एक ऐसा दौर होता है जिसमें कई बार जो लोग हैं वो अर्श से फर्श में आते हैं, लेकिन जो फर्श में होता है वो अर्श पे पहुंचता है। तो ये बहुत चमत्कारिक प्रभाव है। यदि शनि देने पे आ जाए तो उनसे बड़ा कोई मतलब आप कोई मुकाबला नहीं। शायद मंगल के बारे में सुना है कि मांगलिक लोग जो होते हैं उनको काफी दिक्कत होती है, उनके विवाह में बहुत बाधा आती है। तो क्या एक अभिशाप मान सकते हैं? देखिए मंगल दोष जो होता है ना, आप कुंडली में जब देखेंगे लग्न चार्ट में, यदि कुंडली में यदि मंगल 12वें स्थान में है, लग्न में है, आपके सप्तम स्थान में है, अष्टम स्थान में या चतुर्थ भाव में है, तो इसको बोलते हैं मांगलिक। समटाइम्स ये हम कंसिडर करते हैं कि मंगल सेकंड भाव में भी हो तो भी उसको मांगलिक कहा जाता है। तो मांगलिक का अर्थ जो है बेसिकली आपके 7th हाउस जो कुंडली में रिप्रेजेंट करता है वो आपके साझेदारी को, आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल जो है बेसिकली कारक जो है, भूमिपुत्र जो है वो कारक है एग्रेशन के। तो मंगल जो है उनका जन्म भी ऐसा हुआ है कि वो शिव जी युद्ध लड़ रहे थे दानवों से, उसके बाद जो है उनकी पसीने की बूंद जो है पृथ्वी में आके गिरी, और वो जो गिरी जो बूंद वो पृथ्वी में जो मिट्टी से रंग के वो लाल, तो पृथ्वी से जन्मे मंगल पुत्र। तो जो आप देखेंगे कि वैज्ञानिक भी जो है पृथ्वी और मंगल दोनों में समानता ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये ऑलरेडी वो भूमिपुत्र है, शास्त्र कहते हैं। तो मंगल जो है बेसिकली आपका एंथुसियाज्म है, आप जो काम के लिए जोश लेके आते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं, ऊर्जा है, वो आपका मंगल ही है। और मंगल जो है मांगलिक जब व्यक्ति हो जाता है, मतलब जिसे कहते हैं मंगल दोष है आपको, तो मांगलिक हो जाता है, तो आपका ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि वो एग्रेशन जो है वो कंस्ट्रक्टिव मैनर में नहीं होता। गुस्सा या क्रोध जब कंस्ट्रक्टिव मैनर में हो तो वो बड़े काम कर सकता है। यदि अभी आपने आंदोलन देखा, जो जेनजी का आंदोलन हुआ था, तो एग्रेशन था और एक प्रकार से मुंह से उर्ग-जुलूल बातें भी निकली, ये भी मंगल का प्रतीक। तो लाइफ में जब आपका गुस्सा या एग्रेशन या जो एनर्जी है वो कंस्ट्रक्टिव मैनर में आती है, तो मंगल जो है दोष धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अब ये इंसान जो है, आप जो यंग एज होती है, जो हम एस्ट्रोलॉजी में भी कहते हैं कि जो 14 डिग्री तक जो प्लैनेट होता है, 17-18 डिग्री तक का, वो यंग प्लैनेट होता है। तो यंग प्लैनेट की जो एनर्जी होती है बहुत हाई होती है। अब वो हाई होती है तो किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। और जो 7th हाउस होता है बेसिकली वो आपका होता है कि जहाँ पे आपको कंफर्ट चाहिए। 4th हाउस होता है आपके आनंद का, 8th हाउस है वो आपके मैरिड लाइफ के सुख का है। अब एग्रेशन यदि वहाँ आ जाए तो ये सारी चीज़ें बर्बाद कर देता है। तो इसलिए जो है सजेस्ट किया जाता है कि आपके पास मंगल मतलब मांगलिक है, मीन्स आपके पास जो एनर्जी है उसको सही समय पे सही जगह लगाए। तो आप जो है शादी भी करते हैं तो 28 की एज के बाद कीजिए, तो आपका एग्रेशन जो है सही डायरेक्शन में थोड़ा जाने लगेगा। तो इसलिए जो है विवाह में विलंब होता है। और कहना चाहिए ये ब्लेसिंग भी है कि जिसके मैंने कई लोग को देखा है कि बहुत काफी उम्र तक वो शादी नहीं करते सिर्फ मांगलिक दोष के कारण। ये विचित्र, ये एक्चुअली कुंठा है जो समाज के द्वारा फैलाई गई है। आप देखिए, आप शादी करते हैं तो सजातीय ढूंढते हैं। सजातीय क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि आपका माइंडसेट नहीं मीन्स आपका एक्चुअल परिवेश जो है वो एक सा होगा।
आप मांगलिक हैं तो आप भी मांगलिक ढूंढिए, मतलब कि आपका जो है एनर्जी लेवल सेम होगा तो आप जो है, आप जो भी बात करेंगे या जो भी एग्रेशन होगा वो सॉल्व हो जाएगा, मतलब किसी को बुरा नहीं लगेगा। अब आप ऐसे इंसान से शादी कर लिए जिसका जो नॉन मांगलिक है, जिसका एग्रेशन से दूर दूर तक नाता नहीं है, तो कितने दिन एग्रेशन सह पाएगा? तो ये मैचिंग और इसका परिहार भी है। हाँ। इसके ज्योतिष में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका परिहार नहीं है, जिसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका भी सॉल्यूशन है। यदि गुरु की दृष्टि आ गई, यदि गुरु से भी चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह हो, मतलब जहाँ पे सुख स्थान होता है वहाँ पे शुभ ग्रह हो, तो भी चीजें हो जाती हैं। अब सिर्फ और सिर्फ मंगल ही कारण नहीं है। यदि पाप ग्रह की दृष्टि भी, कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि सूर्य, राहु या शनि की दृष्टि भी जो है सप्तम भाव में पड़ जाए, तो वैवाहिक जीवन में क्लेश तो आना ही है। लेकिन यदि आपका सप्तम भाव जो है शुभ कर्त्री, मतलब आजू बाजू उसके जो है शुभ ग्रह बैठ जाए, तो बहुत सारी चीज रेमेडी अपने ही आप हो जाती है। तो जिनका मंगल दोष है उसका क्या शादी के पहले कुछ उपाय हो सकता है उस दोष को दूर करने का? कभी कभी मैंने सुना है कि किसी की पेड़ के साथ शादी कर देते हैं ताकि वो उसका मंगल दोष जो है वो। देखिए ये सारी चीजें जो ना एनर्जी डाइवर्जन की होती है। हाँ। आप किसी से मिलते हैं, आप हाथ मिलाते हैं, सिर्फ आपने हैंडशेक किया, हाँ। एक की एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। हाँ। तो ये सब परिहार मात्र है जो आप, मतलब ये कभी कभी लोग उसको उपहास का कारण बना देते हैं कि शादी कर दिया इससे वो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज है और ये शास्त्रीय विधि से ये जो है इनका परिहार किया गया है। अच्छा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब मंगल वालों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, दोष है। देखिए उसको आप एनर्जी लेवल ढूंढिए, आपकी सेम एनर्जी लेवल कहाँ मिलती है। हाँ। आप ढूंढिए उस इंसान को, बिल्कुल शादी कीजिए और ये सारी जो कुंठाओं से आप बाहर निकलिए। मांगलिक लोग बहुत सक्सेस होते हैं। अच्छा। क्योंकि जीवन में काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए और उनके पास वो ऊर्जा है। पितृदोष क्या होता है? पितृदोष के बारे में थोड़ा सा बताइए मेरे को। देखिए, कैसे जानते हैं कि किसको पितृदोष है? किसी कुंडली में क्या कुछ ऐसा उल्लेख रहता है या क्या होता है उसके जीवन में जिनको पितृदोष लगता है, और क्यों लगता है पितृदोष? देखिए, आपको जो बताया कि प्रारब्ध और वर्तमान और आपका भविष्य। जब हम प्रारब्ध मतलब फिफ्थ हाउस देखते हैं, फिफ्थ हाउस बेसिकली आपके पुण्य संचित कर्म। यदि आपकी हमारे एक मूलाधार चक्र में एक सुषुम्ना नाड़ी होती है जो हमारी सूक्ष्म एनर्जी कैरी करती है। तो ये जो होती है ना, डीएनए होता है, जो कहना है कई मतलब पास ऑन होती हैं चीजें, तो वो डीएनए में बहुत सारी चीजें पास ऑन हो रही हैं। तो ये आप जो है, आपके बच्चे और भी बहुत सारी डीएनए कैरी करेंगे और वो पास ऑन हो। तो जो पितरों की जो अतृप्त इच्छाएं होती हैं वो आपके डीएनए में ट्रांसफर हो गई है। अच्छा। अब ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देखेंगे, भागीरथी जो थे, उन्होंने गंगा को पृथ्वीलोक में अवतरित करवाया। अब उसका उद्धार किसका किया? पितरों का उद्धार किया। अब वो कैसे कि कितने युगों युगों तक उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये सारी चीजें चलती आ रही थी और एक भागीरथी पैदा होता है और वो गंगा को अवतरित करके पृथ्वी में ले आता है। अब जो है ये यदि पितृदोष है, मान लीजिए आपका फिफ्थ हाउस पीड़ित है, राहु का प्रभाव है उसमें, सूर्य पीड़ित हो गया राहु से, या क्या बोलना चाहिए, कोई मेजर प्लैनेट जो है राहु से आपका भाग्य, मतलब आपका काम नहीं कर रहा है, समय में आपके काम नहीं होते, संतान नहीं हो रही है या संतान हो रही है तो कुछ क्या बोलना चाहिए, कुछ गलत है, चीजें हो रही हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये पितृदोष से आप रिलेट कर सकते हैं। मतलब नेगेटिविटी जीवन में नेगेटिव होती होगी। हाँ, नेगेटिविटी, आपका काम कभी स्मूथ नहीं हो सकता, स्मूथ हो नहीं सकता, परेशानी होती है। आप अचानक जो है बहुत सारे जो बाधाएं हैं वो बहुत सारी एक साथ ही आ जाती है। ये सारी जो है पितृदोष को इंगित करती है। यदि आपका फिफ्थ हाउस पीड़ित हो जाए, सिर्फ फिफ्थ हाउस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और भी ग्रह के प्लेसमेंट्स देखने पड़ेंगे। मैं बल जनरली आपको बता रही हूँ कि इससे लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। यदि आपका राहु की जितनी भी डिग्री है उस डिग्री में के आसपास यदि कोई ग्रह आ जाए आपके मेजर प्लैनेट्स, तो आप मान के चलिए कि आपका काम में बाधा जरूर आएगी। अब वो बाधा जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है आपके पितरों से। अब वो पित्र जो है, राहु जो है फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट है, एक शैडो प्लैनेट है जो इल्यूजन क्रिएट करता है। तो उसको सिर्फ डिजायर होते हैं, क्योंकि राहु एक सर है जिसका धड़ नहीं है, तो उसको सिर्फ खाना है, मतलब उसको भक्षण करना है, तो उसको डिजायर होती है। तो वो डिजायर कहाँ से इंगित करता है? वो आपके पितरों की डिजायर इंगित करता है। तो एक तरह से आप ये सोचिए कि पितृदोष होना वरदान भी है, कि आपको पितृ मौका दे रहे हैं कि आप हमारे लिए कुछ कीजिए, क्योंकि पितरों के जो है हाथ पैर नहीं होते। पितरों के हाथ पैर नहीं होते तो वो किनसे काम कराते हैं? वो अपने जो भी आगे पीढ़ियां हैं उनसे काम कराने की कोशिश करते हैं। तो यदि वो काम करवा रहे हैं और पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाए,
तो आप ये सोचिए कि पितृ जितना दे सकते हैं कोई ग्रह, कोई प्लैनेट नहीं दे सकते। तो पितृ दोष जो है, आप ऐसे समझना चाहिए कि जो भी लाइफ में जो भी चीज दोष है, कहीं ना कहीं आपको वरदान दे रहा है, क्योंकि लाइफ में हर चीज के दो पहलू होते हैं। किसी के लिए वो फायदे की चीज है, किसी के लिए नुकसान की चीज है। तो पितृ दोष है तो फायदा भी है। तो पितृ दोष को दूर करने का भी उपाय होता होगा? जी बिल्कुल होते हैं। कैसे होते हैं? क्या देखिए, क्या आप किया जाता है जिनको पितृ दोष हो, क्या करें ऐसा? जिनके पितृ दोष है, देखिए पहले तो अपने जो माता पिता स्वयं हैं, जो आपके जीवित हैं मान लो, उनको दिल दुखाने का काम मत कीजिए। ऐसा कोई काम मत कीजिए कि जो है वो परेशान हो जाए या आपके कारण जो है वो दुखी हो, क्योंकि एक बार माता पिता चले जाए तो उसके बाद जो है आप कितना ही भोजन आप पितरों के नाम से करा लें, मतलब कि गाय को खिला लें या अग्नि में डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो सुषुम्ना नाड़ी, मैंने कहा ना कि वो सूक्ष्म जो एनर्जी जो लेके जा रहे हैं वो अतृप्तता की लेके जा रहे हैं, तो वो आपसे इतने इजीली संतुष्ट हो नहीं पाएंगे। लेकिन जब वो जीवित अवस्था में है तो आपका एक गेस्चर उनको संतुष्ट कर देगा। तो माता पिता का कभी अपमान ना करें, जो बड़े बुजुर्ग हैं आपस में आसपास हैं उनका कभी अपमान ना करें। इसके अलावा जो है दीन दुखी है, अब देखिए, अब दीन दुखी का अर्थ कई कई होता है। जो मंदिर के सामने बैठा है वो भी आपको दीन दुखी लग सकता है, और जो सड़क में बैठा हुआ भीख मांग रहा है वो भी आपको दीन दुखी लग सकता है। लेकिन बात कड़वी है, लेकिन ये सच है कि वो लोग ज़्यादा दीन दुखी होते नहीं, क्योंकि वो पैसे कलेक्ट करते हैं। और मैंने कई लोगों को देखा है वो ऑटो से जो है भिक्षा लेके वो जाते होते हैं, मतलब तो भिखारी भी जो है वो ऐसे होते हैं। तो दीन दुखी कौन होते हैं? आप देखिए, हॉस्पिटल में जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे जो अटेंडर होगा, मरीज तो बेड पे पड़ा हुआ है, लेकिन जो अटेंडर होगा वो भी दीन दुखी लगता है। तो आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए या ऐसे व्यक्ति को आप भोजन करवाइए जो एक्चुअली नीडी हो। अच्छा, तो आपके जो पितृ हैं वो संतुष्ट होंगे, और पितरों को नमन कीजिए। एक बहुत अच्छा उपाय ये है कि जैसे आप सोमवार को जाइए, शिव जी का दिन होता है या फिर त्रयोदशी का दिन होता है, या जो आपकी महाशिवरात्रि है या अमावस्या का दिन है, ये जो दिन होते हैं ना, और मकर संक्रांति भी उनमें से एक दिन है, पूर्णिमा भी एक दिन है, इसमें यदि आप पितरों को नमन करके या उनको याद करके, देखिए पितृ सिर्फ आपके एक जनरेशन पहले नहीं थे, आपके कई कई ऐसे पितृ हैं जिनको आप जानते भी नहीं। तो आप जो है उनको नमन कीजिए, और इस जन्म में, पिछले जन्म में जो भी पितृ होंगे उनके नाम से आप जो है शिव जी को अभिषेक कर दीजिए। अच्छा, शिव जी, ब्रह्मा जो भी लिखते हैं कहते हैं कि वो शिव जी ही मिटा देते हैं। अच्छा, तो शिव जी के पास वो पावर है। अभी तो लकली श्रावण मास भी चल रहा है, किसी के भी जीवन में यदि पितृ दोष है तो जाइए अभिषेक करिए। सोमवार यदि जाकर, सोमवार किसी भी दिन आप जाके, किसी भी दिन, बाकी दिन आप सोमवार या फिर त्रयोदशी या महाशिवरात्रि या फिर आप क्या बोलते हैं अमावस्या के दिन जाइए, पूर्णिमा के दिन जाइए, मकर संक्रांति के दिन जाइए। ये कुछ दिन जो है ना, बिल्कुल अभी हम लोग के पास पितृ अमावस्या सब आने वाली है, पितृ पक्ष शुरू होने वाला है। हाँ, तो बहुत सारे हैं। देखिए हमारे ना शास्त्र इतना ब्यूटीफुली लिखा हुआ है कि हर एक दोष का परिहार है, लेकिन परिहार ढूंढने के लिए पुराण से कनेक्शन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये ज्योतिषीय उपाय भी जो है वो सारे पुराण से ही उद्धृत है। कोई जैसे आप कह दिया कि किसी ने कि स्टोन पहन लीजिए भाई, आप ये स्टोन पहन लीजिए आपका सब ठीक हो जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ, यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली है आपके, मतलब आप काउंट करेंगे लग्न में 8 नंबर की राशि है, आपके 9वें भाव के स्वामी बनेंगे चंद्रमा, और यदि किसी इंसान का चंद्रमा षष्ठ भाव में या अष्टम भाव में बैठ गया, तो षष्ठ भाव होता है ऑब्स्टिकल्स का, चिंताओं का, बीमारियों का। 8वां स्थान होता है गुप्त ज्ञान का। तो चंद्रमा की ये स्थितियां बहुत अच्छी नहीं समझी जाती, मतलब चंद्रमा के लिए स्थितियां अच्छी नहीं मानी। तो 9th हाउस का जो प्लैनेट, जो चंद्रमा है, वो बैठ गया, आपने पहन लिया मोती। अब चंद्रमा नेचुरली मदर का कारक है, और चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है वो पिता का कारक है। आपने मोती पहन लिया, माता पिता को कष्ट हो रहा है और आपका भाग्य वृद्धि हो रहा है, तो आप खुश रह पाएंगे मानसिक रूप से? तो रत्न जो होता है वो 2 तरफ से काम करता है, एक कारक को बढ़ाएगा और दूसरे कारक को खत्म कर देता है। लेकिन जो वैदिक उपचार है वो हमेशा कारगर है, कि आप जितना करेंगे, जो भी करेंगे, सात्विक मंत्र का भी जाप करेंगे तो भी जो है वो असर करेंगे और कभी खराबी नहीं करेंगे। अच्छा, काल सर्प योग के बारे में बताना। काल सर्प योग भी मैंने सुना है कि काफी कष्ट देता है लोगों को। ये देखिए आजकल ना तो बहुत सारी चीज, कई मत है काल सर्प योग के लिए, कि कुछ ज्योतिषी जो हैं काल सर्प योग को मानते हैं, कुछ ज्योतिषी काल सर्प योग को नहीं मानते। अब देखिए, मान लीजिए आपके जितने कुंडली के जितने ग्रह हैं वो राहु केतु एक्सिस में
बैठ गए, तो वो उसको कहते हैं कि काल सर्पयोग हो गया। अब राहु जो है फ्यूचरिस्टिक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट है, वो हमेशा जो है उसको चाहिए होता है, क्योंकि उसके पास सर है, धड़ नहीं है, उसको सब चाहिए होता है, वो कभी तृप्त नहीं होता। वही केतु जो है डिटैचमेंट का कारक है, लेकिन दोनों हमेशा एक्सेस में होते हैं। तो लाइफ में जब आप बैलेंस बिठाना सीख जाते हैं, अपनी डिजायर और आपको क्या किस चीज से डिटैच होना चाहिए, जब उस पर संतुलन बैठा लेते हैं, तो आपका काल सर्पयोग बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। अच्छा। अब एक फेमस सेलिब्रिटी है सचिन तेंदुलकर जी, उनके में भी काल सर्पयोग है, लेकिन वो राहु की दशा 18 साल की जो दशा होती है राहु की, उस 18 साल में वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। 16 साल के क्रिकेटर में एंट्री हुई उनके, और वो रिटायरमेंट की एज तक गॉड ऑफ क्रिकेट बन गए। तो राहु इतना ब्यूटीफुली काम करता है, लेकिन यही है कि आप उनके नेचर में देखेंगे कि वो हमेशा विनम्र रहे, कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा या डिजायर जो है उनकी हमेशा खेल के लिए रही, लेकिन रिकॉर्ड उनके बनते रहे। लोग ये भी बोल सकते कि रिकॉर्ड के लिए खेले, लेकिन रिकॉर्ड उनके बनते रहे, वो खेले रहे। वो जिस बॉलर से आउट होते थे, तो उसके लिए जो है वो दूसरी तीसरी इनिंग में आप देखिए उसी को पीटते थे। तो सही बात है। तो ये जो चीज है ना, ये राहु होती है। तो जब आप राहु को जीवन में बैलेंस कर लेते हैं, तो आपकी पूरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन कर देता है राहु। सर्पयोग में अकाल मृत्यु भी होती है? देखिए, अकाल मृत्यु तो मैं आपको बताऊं कि भाग्येश की दशा में भी होती है। हाँ। किसी की भाग्येश की दशा चल रही है, उसमें भी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु जो है ना, वो डिजाइन नहीं की जा सकती, या उसका एक ज्योतिष में भी एक बाउंडेशन है कि किसी की मृत्यु जो है आप प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए, जब तक वो सही अवस्था में है या उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन असामयिक घटनाएं जो है राहु देते हैं। देखिए, साहस और दुस्साहस में हमेशा अंतर होता है। जब आप दुस्साहस की ओर आगे बढ़ते हैं, तो राहु हमेशा बवंडर क्रिएट करता है। एक क्वेश्चन था कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो जब वो पैदा होता है, तो जो जैसे ग्रहों की दशा होती है, जो उसकी कुंडली होती है, तो क्या मृत्यु के बाद भी वो कुंडली एक्टिव रहती है, जीवित रहती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, जीवन काल के लिए कुंडली तो सब देखते हैं, मतलब कि आपके जीवन की जो घटनाएं हैं, लेकिन जीवन के बाद की घटनाओं के लिए कम ही लोग काम कर पाते हैं। जैसे अध्यात्म में कहा जाता है कि प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्रकार की जो है ये सांसें होती हैं। मतलब ये प्राण वायु ही है, सब वायु के प्रकार हैं। तो ये जो है ना, जब हमारी मृत्यु निकट आती है, तो सबसे पहले प्राण, अपान, समान, जो आपकी लोअर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, ये जो है वो काम करने बंद कर देते हैं। उसके बाद जो है आपका उदान आता है, तो वो कहते हैं कि ऊर्ध्व सांसें चल रही हैं, तो उल्टी सांसें जो चल रही होती है, जब वो शुरू हो गई, तो फिर जो है सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। तो जब समाप्त हो जाती है ना, तो एक क्वेश्चन उठता है कि आदमी जाएगा कहाँ? प्राण तो निकल गया, लेकिन जाएगा कहाँ? तो एस्ट्रोलॉजी में आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे, वो भी बहुत सुंदर तरीके से इसकी व्याख्या की गई है। पराशर ऋषि ने इनकी व्याख्या की हुई है, बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या की है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मूलाधार के पास सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो कि आपकी जो है एनर्जी जो है वो कैरी करती है, सूक्ष्म एनर्जी। अब आध्यात्म, जैसे हम योग में, अध्यात्म में बोलते हैं 3 प्रकार के शरीर होते हैं। एक आपका स्थूल शरीर, जिसको आप टच कर सकते हैं, और एक होता है सूक्ष्म शरीर। तो वो सूक्ष्म शरीर जो बनता है, वो आपकी सूक्ष्म एनर्जी से बनता है, जो कि सुषुम्ना नाड़ी में केंद्रित है। अब आपने सूक्ष्म जो शरीर होता है, तो बेसिकली वो होता है कि आपका जो अहंकार होता है, जो आपने लाइफ टाइम जो कैरी किया, अहंकार हो, प्राइड हो, आपकी चिंता हो, जो भी फुलफिल्ड जो डिजायर नहीं हुई, वो सारी चीजें जो है आपकी वहां पे केंद्रित हो जाती है सूक्ष्म एनर्जी के माध्यम से। अब जो वो एनर्जी जब कैरी हो गई, प्राण निकल गए, अब वो सूक्ष्म शरीर बाकी रह गया। अब वो ऊपर कैसे बढ़े, जबकि वो भारी है, भारी इच्छाओं के। 5th हाउस मतलब ये जो है आपकी इच्छा मतलब होता है आपका चंद्रमा, मतलब मन। 5th हाउस मतलब आपकी मानसिक स्थिति, और 8th हाउस जो होता है आपका गूढ़ ज्ञान, जो आपकी लाइफ, वहां पे ना चीजें तजनी होती है। 8th हाउस में जो भी आपकी राशि होती है, वहां पे जो भी राशि पड़ती है, वहां के कारकों को आपको तजना होता है, तभी आप जो है मोक्ष त्रिकोण के अंतिम भाव में पहुंच पाते हैं। अब जो ये चीजें तज नहीं पाए, मतलब जीवन काल में बच्चों की चिंता करते रह गए, अपने डिजायर्स के बारे में सोचते रह गए, अपनी जो है ख्वाहिशें आपने छोड़ी नहीं, तजी नहीं, अब वो सारी चीजें का बोझ लेके आप सूक्ष्म शरीर में आप कैरी करिए, ये डीएनए बनता है एक्चुअली।
तो वो है, अब वो सूक्ष्म शरीर तो चला कहाँ जाएगा, वो डीएनए बन के फिर आपके एक पितृ दोष लेके आपके घर में बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो इसको कैसे तोड़ना चाहिए? इसको तोड़ना चाहिए कि आप जो है अपने जीवन काल में श्वासों का अभ्यास करें, प्राणायाम के माध्यम से। एक स्वर विद्या होती है। आप जैसे आप ऐसे एक्सपीरियंस किया होगा, कभी रातों को नींद नहीं आ रही है, आपने एक करवट बदला, फिर आप दूसरे करवट में बदले। अब जब वो आप करवट बदलते बदलते एक टाइम ऐसा आएगा जब आप सो जाएंगे। कल रात ही मेरे साथ हुआ। हाँ, तो ये जो है ना, ये एक्चुअली एनर्जी चेंज की चीज होती है। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो एक नाक को बंद करके श्वास का अभ्यास करते हैं, दूसरे नाक से आप छोड़ते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? यही आप सुषुम्ना नाड़ी को जो है आप फिल्टर कर रहे होते हैं। तो जब आप श्वास का अभ्यास करेंगे, स्वर विद्या के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी यदि आप मुझे मतलब मेरे चैनल को देखेंगे, जो भी फॉलो करेंगे या पर्सनल कंसल्टेशन जो भी, तो आपको वो जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जब आप वो अभ्यास करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि चीजें सिर्फ सांस पे है, कोई भी उपाय और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, श्वास का अभ्यास ही काफी है। ये आपके स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से आगे बढ़ा के आपको परम धाम तक ले जाएंगे। अच्छा। तो आप अपने जीवन काल में रहते तक ये काम जो करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ये कुंडली से क्या पूर्व जन्म और आगे आने वाला जन्म का भी पता चल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आप किसके साथ बैठना पसंद करेंगे, कैसे काम करेंगे, सब एक वैदिक ज्योतिष ना इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि उसमें आपके पितरों को भी जगह है, आपके इवन नौकर चाकरों के लिए भी जगह है। अच्छा। मतलब हर जो चीज है ना, वो कारक इतनी ब्यूटीफुली डिजाइन है कि हर चीज पता चल सकती है। अगला जन्म भी पता चल सकता है। हाँ, जस्ट मैंने बता दिया कि आपके 12th हाउस जो है ये आपका गमन का स्थान है। यहाँ पे शुभ दृष्टि हो गई तो भाई आप अच्छे लोग जाएंगे, ये आपकी कुंडली बता रही है। लेकिन आपके कर्म जो है वो कहीं और फॉल हो रहे हैं, तो वो उसमें बाधा क्रिएट करेंगे। अच्छा। तो आपको मौका तो दिया है भगवान ने, लेकिन उसको परिणित करने का काम आपका है। कई लोग सोचते हैं, हर इंसान ये सोचता है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो अच्छे दिन कब आएंगे हमारे? कैसे पता करें कि किसके जीवन में अच्छे दिन कब आ सकते हैं? मोदी जी के अच्छे दिन यहाँ सबके अच्छे दिन। देखिए, अच्छे दिन का ना अर्थ जो है ना, वो हर इंसान के लिए बिल्कुल अलग है। मतलब कोई व्यक्ति जो है हो सकता है कि 60,000 कमा के खुश है, कोई 4 लाख कमा के भी खुश नहीं है। मतलब सही बात है। कोई भौतिक चीज में खुश है, कोई आध्यात्मिक चीज में खुश है। ये डिपेंड करता है कि आदमी की डिजायर क्या है। डिजायर रिप्रेजेंट करता है आपका 11th हाउस। 11th हाउस आपका डिजायर रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वहां की विश फुलफिल होगी या नहीं होगी, वो आपका सूर्य, चंद्रमा और शनि डिसाइड करेगा। अच्छा जी, कि आपका मन कितना अच्छा है, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं और आप शरीर से कितने स्वस्थ हैं। तो एक एडवाइस रहेगी आपके व्यूअर्स के लिए कि आप जो है आपके जीवन में कितने भी अच्छे राजयोग किसी ने ज्योतिषी ने बता दिए होंगे, लेकिन यदि आपका लग्न कमजोर है तो कभी फलीभूत नहीं होगा। तो सबसे पहले अपना लग्न मजबूत कीजिए, फिर मन की बारी आती है, फिर जाके जो है आप कार्य की, मतलब आप जब आपका मन अच्छा है, शरीर अच्छा है, तो आप काम अच्छा करेंगे। तो इसके लिए करना क्या है कि अभी शनि वक्री अवस्था में चल रहे हैं, वैसे ही लोगों की नींद उड़ी हुई है, तो जो है कोशिश कीजिए कि रात को सही समय में सोए। सुबह कम से कम जो है 30-40 मिनट आप धूप में गुजारें। सनलाइट, सन जो है रिप्रेजेंटेटिव आपके फादर है, आपके आत्मा है, आपके लग्न के भी नेचुरल कारक होते हैं, वो कीजिए। काम डिसिप्लिन से कीजिए। सारी चीजें देखिए आप कितनी जल्दी चेंज होती है। एटलीस्ट 40 डेज तक करके देखिए। अच्छा, उसमें कुछ परिवर्तन दिखना चालू हो सकता है। देखिए, एक मंगल जो है ना, मंगल जो होता है एक राशि में ऐसे 40 to 45 डेज कभी कभी चेंज होता है, अतिशारी होते हैं, तो ऐसा डिपेंड करता है। तो कोई भी एनर्जी यदि आप कुछ भी शुरू करें, लगातार 40 से 45 डेज करके देखिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अच्छा, एनर्जी ब्रेक करना है। तो यदि किसी को अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहिए, जो उसके जीवन में शायद नेगेटिविटी भरी पड़ी है, उसको हटाना है, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी। यदि हम 40-45 दिन तक यदि कुछ अच्छा करने की कोशिश करें तो पॉजिटिव चेंज हो सकता है उसमें। एक और अच्छी रेमेडी देना चाहूँगी, बहुत अच्छी रेमेडी है जो जिसका कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि राहु इल्यूजन के कारक है, तो आप राहु को वो बताइए जो आपको चाहिए। तो रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड दिखाइए कि मेरी लाइफ में कितने लोगों की ब्लेसिंग्स है। अब इससे होगा ये कि आपका दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आपकी लाइफ में कितने कितने लोगों ने अच्छे इम्पैक्ट किए। आप उसको नोट डाउन करेंगे, चाहे तो डिजिटली करें या फिर पेन पेपर में करें, आप उसको किए।
उसके बाद होगा ये कि राहु बोलेगा ओह आप जो है ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठिए, नेक्स्ट मॉर्निंग में आपका सबकॉन्शियस माइंड जो भी होता है तो उठने के आधे घंटे तक बहुत एक्टिव होता है। जाइए मिरर के सामने खड़े हो जाइए, जैसा मैंने कहा राहु इल्यूजन है, तो मिरर को इल्यूजन दिखाइए कि जैसे अब आप डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हैं सपोज लाइक, उसके बोलिए आई लव माई सेल्फ, मुझसे आसपास सारे लोग प्यार करते हैं, तो उसको ये भ्रम डालिए कि हाँ मेरे पास ये सारी चीजें हैं, तो वो क्या होगा कि वो रिफ्लेक्शन देख के आपको रिजल्ट जो है मिलने लग जाएगा। अभी रिसेंट में मेरे एक क्लाइंट है जो बैंगलोर में थे, 3 साल जॉबलेस थे। उन्होंने कहा कि मुझे हर एस्ट्रोलॉजर ने ये पूजा करवाया, मंदिर भेजा, लेकिन अभी तक मेरी जॉब नहीं लगी है। अब मुझे डाउट है, मुझे मेरे फ्रेंड ने आपको रिकमेंड किया है, मुझे डाउट है कि चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। मैंने कहा कि आप ये वाली रेमेडी करके देखिए। अच्छा। तो उसने कहा कि ये मिरर वाली, हाँ मिरर वाली, जस्ट मिरर वाली। हाँ। मैंने कोई पूजा पाठ नहीं बोला, आप ये करके देखिए। बोले आप किस टाइप के एस्ट्रोलॉजर हैं, मतलब वो थोड़े मतलब डाउट में थे। एक ये सोच रहे थे कि मैं कोई बड़ी बुजुर्ग नहीं हूँ कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ, ऊपर से आप मुझे ऐसे एडवाइस कर रही हैं कि जो है स्टोन भी नहीं पहनना है, पूजा भी नहीं करनी है, सिर्फ मिरर देखने बोल रही हैं। तो मुझे आप करके देखिए। अप्रैल मंथ में उन्होंने बात की थी, जून महीने में उनकी जॉब लगी। अच्छा। तो उन्होंने बकायदा थैंक यू मैसेज भेजा कि आपने जो कहा था वो बिल्कुल हो गया। अच्छा। हो गया और उसी फील्ड में लगी जिसमें मैं चाहता था। अच्छा। तो राहु जो है देने पे आते हैं बहुत तरीके से। श्रुति जी, अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट में, बहुत सारी चीज़ जानने को मिली। मैं चाहूँगा कि एक बार और आपके साथ पॉडकास्ट करूँ, लेकिन अब उसमें मैं जानना चाहूँगा कि जो हमारे कर्म होते हैं, जो उनका हमारे पिछले जन्म और आगे आने वाले जन्म में कैसा इफेक्ट है, उसको डिटेल में आपसे चर्चा करूँगा नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।